हेलो गाइस। तो आज हम शॉक का पार्ट 4 यानी हाइपोवोलेमिक शॉक समझेंगे। पिछली क्लासेस में हमने कार्डियोजेनिक शॉक को स्टडी किया था। इस क्लास में हम जो है हाइपोवोलेमिक शॉक को समझेंगे, इसका कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और इसका जो है ट्रीटमेंट कैसे होता है यानी मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक समझेंगे। तो सारे जो है कॉम्प्लिकेशन से लेके सारे जो है इंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, सारी चीज़ें इसमें स्टडी करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने जैसे इस डायग्राम को समझा था कि जैसे कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट जो है एल्वोलाई है। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है। सिस्टेमिक वेन्स और सिस्टेमिक आर्टरीज में जो है अलग अलग जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहता है। पल्मोनरी वेन और सिस्टेमिक आर्टरीज में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहता है 95 mmHg रहता है। और जो लंग्स के और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशंस कहते हैं। और जो हार्ट के और बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके बीच जो सर्कुलेशन होता है उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये हम पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से जो है हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर हम हाइपोवोलेमिक शॉक को समझें तो इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन अगर समझें तो हाइपोवोलेमिक शॉक एन इमरजेंसी कंडीशन, एक इमरजेंसी कंडीशन है विच इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम लॉस फ्लूइड एंड ब्लड, यानी बॉडी का जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है, ब्लड है, वॉल्यूम है, वो लॉस हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट जो है प्रॉपर बॉडी की तरफ ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। यानी हार्ट अनेबल हो गया है इनफ ब्लड पंप करने के लिए बॉडी की तरफ, क्योंकि बॉडी में ही ब्लड वॉल्यूम कम है, यानी वेनस रिटर्न कम हो गया है। द हार्ट इज़ अनेबल टू पंप इनफ ब्लड वॉल्यूम टू दी बॉडी। इसकी वजह से क्या होगा, विच कैन कॉज टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन। बॉडी की जो है टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होगा, यानी जो बॉडी के सेल्स हैं वहाँ पे हाइपोपरफ्यूजन होगा, यानी पेशेंट के जो सेल्स हैं वहाँ पे हाइपोक्सिया होगा, टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। एंड टिश्यू हाइपोक्सिया दैट लीड्स मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी बॉडी MOF में चली जाएगी, मल्टी ऑर्गन फेलियर में चली जाएगी, जिसे MODS यानी मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम भी कहते हैं। कॉजेज़ ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक समझे तो इसके 2 कॉजेज़ हो सकते हैं, हेमरेजिक और नॉन हेमरेजिक। हेमरेजिक शॉक की अगर बात करें तो इसमें इंटरनल हेमरेज और एक्सटर्नल हेमरेज आते हैं। इंटरनल हेमरेज मींस कि बॉडी के अंदर से ही कोई ब्लड वेसल्स लीक हो गई है, या फिर अंदर बॉडी के जो है कोई बॉडी के अंदर ही जो है इंटरनली पेशेंट जो है ब्लीड कर गया है, उस कंडीशन में पेशेंट को इंटरनल हेमरेज बोलेंगे। एक्सटर्नल हेमरेज यानी बॉडी की बाहर की तरफ कोई कट लग गया है, या फिर एक्सीडेंटल केसेस में समटाइम्स बॉडी के बाहर की तरफ से ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन को कहेंगे कि पेशेंट को एक्सटर्नल हेमरेज हुआ है। इंटरनल हेमरेज अगर समझे तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी GIT अल्सर हुए हैं पेशेंट को, उस कंडीशन में पेशेंट को जो है इंटरनल हेमरेज होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी फैलोपियन ट्यूब में जो है बेबी डेवलप हो जाता है, उस कंडीशन में जो है फैलोपियन ट्यूब जब रप्चर कर जाती है, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, और उस कंडीशन में पेशेंट की जो फैलोपियन ट्यूब हैं वो रप्चर कर जाएंगी और पेशेंट को जो है इंटरनल ब्लीड होगा। ब्रेन हेमरेज की कंडीशन में पेशेंट को इंटरनल ब्लीड होगा। सर्जरी प्रोसीजर में कोई स्टिच रह गया है या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को इंटरनल हेमरेज होगा। अगर एक्सटर्नल हेमरेज की बात करें तो कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है बाहर की तरफ से, या फिर एक्सीडेंटल केसेस में बाहर की तरफ से कोई चोट लगी है, उस कंडीशन में पेशेंट को एक्सटर्नल हेमरेज होगा। मोर देन 20% ऑफ ब्लड वॉल्यूम लॉस सो सीन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी बॉडी का 20% जो है ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है तो पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। नॉन हेमरेजिक शॉक की बात करें तो GI लॉस हुआ है पेशेंट को, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो है पेशेंट को लॉस हुआ है थ्रू दी प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग एंड डायरिया की कंडीशन में। स्किन की तरफ से लॉस हुआ है, एक्सेसिव बर्न हुआ है, या फिर डैमेज हुई है स्किन। एक्सेसिव बर्न के कारण जो है स्किन डैमेज हो जाती है, जल जाता है पेशेंट, तो उसके कारण जो है स्किन डैमेज हो जाती है, तो स्किन वेरियस इंटरप्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट का जो है फ्लूइड जो है लॉस हो जाता है। हॉट और ड्राई क्लाइमेट में भी पेशेंट का जो है स्किन से फ्लूइड
लॉस हो जाता है। रीनल लॉस हुआ है यानी सर्टन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं पेशेंट को, यानी किडनी इश्यूज़ हैं लाइक CSW सेरिब्रल सॉल्ट वेस्टिंग जिसे कहते हैं हम, CSW नेफ्रोपैथी है कोई, या फिर हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, या फिर पेशेंट डायूरेटिक थेरेपी पे है, उस कंडीशन में पेशेंट का जो है बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जो है हाइपोवोलेमिक शॉक होगा यानी हाइपोवोलीमिया होगा। हाइपोवोलीमिया होगा यानी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम सीवियरली अगर कम हुआ तो जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर सीवियरली लो हो जाएगा, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न कम हो जाएगा और पेशेंट को हाइपोपरफ्यूजन होगा। हाइपोपरफ्यूजन हुआ तो बॉडी जो है हाइपोक्सिया में चली जाएगी यानी बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी, और फिर जो अल्टीमेटली बॉडी के कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है तो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म फेलियर में चले जाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी MODS में चली जाएगी, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम जिसे कहते हैं हम। थर्ड स्पेस लॉस होता है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड मूव्स इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस और बॉडी कैविटी, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं और सेल है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उस स्पेस में जो है बॉडी का फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा, जैसे कि ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, यानी ये इंट्रासेलुलर स्पेस और इंट्रावेस्कुलर स्पेस के बीच में जो स्पेस है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। मोस्टली ये डेंगू की कंडीशन में देखने मिलता है, और भी कई कंडीशंस में ये देखने मिल सकता है। अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर हम समझें कि शॉक की, हाइपोवोलेमिक शॉक की एक बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक यानी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस हुआ है, इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम, और फिर डिक्रीज हो जाएगा वेनस रिटर्न, यानी अगर बॉडी में ब्लड होगा ही नहीं तो फिर जो ब्लड वेसल्स की तरफ से वेन्स हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है यानी वेनस रिटर्न कम हो जाएगा हार्ट की तरफ। अगर हार्ट की तरफ वेनस रिटर्न कम हुआ तो प्री लोड कम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर एट्रियल में फिलिंग नहीं हो रही है, एट्रिया में अगर फिलिंग नहीं हो रही है, अगर एट्रियल फिलिंग नहीं होगी तो वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं होगी, वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं होगी तो वेंट्रिकुलर फिलिंग को ही हम प्रीलोड कहते हैं। अगर वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं होगी तो बॉडी की तरफ जो है प्रॉपर ब्लड पंप नहीं होगा, और बॉडी की तरफ प्रॉपर ब्लड पंप नहीं होगा तो फिर जो है बॉडी की तरफ अगर प्रॉपर ब्लड पंप नहीं होगा तो फिर बॉडी को जो है डिक्रीज हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी बॉडी की तरफ ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है यानी स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया है। और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट है वो डिपेंड करता है हार्ट रेट पर, स्ट्रोक वॉल्यूम पर। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो पेशेंट का जो है कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और हार्ट रेट कम हुई तब भी जो है कार्डियक आउटपुट जो है डिक्रीज हो जाएगा। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो बॉडी का जो है डिक्रीज हो जाएगा मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, और टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन में बॉडी चली जाएगी और बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी। और अगर बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में जाती है तो जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप हैं वो फेलियर में चले जाएंगे, और सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप अगर फेलियर में गए तो बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगी और पीएच जो है फॉल कर जाएगा, यानी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगी और बॉडी का जो पीएच है वो फॉल कर जाएगा, और उस कंडीशन में बॉडी के जो है कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट बॉडीज कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म, बॉडी के कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, इंक्रीज हार्ट रेट, रेस्पायरेटरी रेट, पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने मिलेगी, यानी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सुकड़ जाएंगी, ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बट एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और कंटिन्यूसली जो ब्लड लॉस होता जा रहा है, पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम लॉस होता जा रहा है, उस कंडीशन में बॉडी के कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाएंगे। सो फेल बॉडीज कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म, जिसकी वजह से फिर बॉडी MODS में चली जाएगी। MODS यानी मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम,
और फिर यहाँ से पेशेंट को लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ से पेशेंट को लाना। साइंस ऑफ सीवियरिटी की बात करें तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक हमने इसको डिवाइड किया है। अगर बॉडी का 15% ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ तो पेशेंट में माइल्ड टैकीकार्डिया देखने मिलेगा, कैन बी बिल्ड टॉलरेटेड इन हेल्दी इंडिविजुअल। और ये हेल्दी इंडिविजुअल में जो है बॉडी उसको टॉलरेट कर लेगी। लेकिन अगर पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज़ है या फिर अदर कोई हेल्थ इशू है, डायबिटिक का पेशेंट है, उस कंडीशन में उसकी बॉडी उसको जो है टॉलरेट नहीं कर पाएगी और पेशेंट को जो है शॉक की कंडीशन अराइज होगी। लॉस हो गया है अगर 15 से 30% ब्लड वॉल्यूम तो मॉडरेट टैकीकार्डिया दिखेगा, इंक्रीज सीआरटी यानी पेशेंट की कैपिलरी रीफिलिंग टाइम यानी CFTV जिसे कहते हैं कैपिलरी फिलिंग टाइम जो है बढ़ जाएगा, वो मोर देन 5 सेकेंड हो जाएगा और पेशेंट को वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। ग्रेड 3 की बात करें तो 30 to 40% जो है बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाएगा यहाँ पे और बॉडी के कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म इस कंडीशन में फेल हो जाएंगे। पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी, टैकीकार्डिया होगा और जो है यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, यानी यूरिन आउटपुट जो है कम हो जाएगा पेशेंट को। फर्स्ट साइन है शॉक का कि हार्ट रेट बढ़ना और यूरिन आउटपुट रिड्यूस होना या फिर कम हो जाना और हाइपोटेंशन होना, ये सब जो है शॉक के साइंस हैं। लॉस हो जाएगा अगर 40 to 50% फ्लूइड बॉडी का ऑफ ब्लड वॉल्यूम तो प्रोफाउंड हाइपोटेंशन विल बी डेवलप रिजल्ट इन MODS। इसके बाद जो है बॉडी MODS में चली जाती है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो डिक्रीज हो जाएगा कार्डियक आउटपुट, हाइपोटेंशन पेशेंट को देखने मिलेगी, टैकीकार्डिया होगा, लो टेम्परेचर, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होगा पेशेंट को, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन दिखेगी, साइनोस और पेल स्किन दिखेगी, रैपिड बीग एंड थ्रेडी पल्सेस पेशेंट में देखने मिलेंगी और रैपिड ब्रीदिंग करेगा, यानी बहुत जल्दी जल्दी जो है पेशेंट ब्रीथ करेगा। थ्रस्ट पेशेंट को होगा और ड्राई माउथ दिखेगा, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और पेशेंट को खुश्की दिखेगी, मुंह में ड्राई जो है माउथ दिखेगा। थकान पेशेंट को दिखेगी, फटीग होगा, एंजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस होगी और अल्टरेड मेंटल स्टेटस पेशेंट को होगा। पेशेंट को हेल्यूसिनेशंस हो सकती है और पेशेंट की जो प्यूपल्स हैं वो डायलेटेड दिखाई देंगी। ये साइंस और सिम्टम्स हैं जो है हाइपोवोलेमिक शॉक के। अगर इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन को समझें तो इसमें CBC कर सकते हैं, CVP यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर देख सकते हैं, ABG यानी एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस इसमें कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल देख सकते हैं, यूरिन टेस्ट में हम यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिन सोडियम और यूरिन का pH देख सकते हैं, एंडोस्कोपी कर सकते हैं, CT स्कैन हम इसमें देख सकते हैं, CT स्कैन के थ्रू कुछ जो है प्रोसीजर्स करके हम देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड देख सकते हैं और पेशेंट का जो है एक्सरे कर सकते हैं ताकि पेशेंट को कोई पल्मोनरी इफ्यूजन तो नहीं हुआ है या फिर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, उस कंडीशन में भी हम जो है एक्सरे कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक यानी हम जो है इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें हम ट्रीट करेंगे अंडरलाइन कॉज, यानी इसके जो अंडरलाइन कॉजेज़ हैं उनको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, प्रिवेंट करेंगे ब्लीडिंग को, यानी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही तो उसको प्रिवेंट करेंगे, फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट करेंगे, अगर कोई ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है या फ्लूइड लॉस हुआ है तो उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली हम जो है BP को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। फ्लूइड को रिससिटेशन करेंगे, फ्लूइड रिससिटेशन में हम जो है पेशेंट को IV बोलसिस देंगे, यानी गिव IV बोलसिस अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और एक्चुअल वेट लॉस, यानी कितना बॉडी का वेट था और एक्चुअली बॉडी में जो कितना वेट वो लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को हम फ्लूइड देंगे टू राइज ब्लड प्रेशर क्विकली, और फिर जो है पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर क्विकली बढ़ जाएगा। एटलीस्ट हमको 2 IV लाइंस डाल के रखनी है लार्ज गेज निडल की और शुड बी इनिशिएट मेंटेन फॉर IV फ्लूइड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अगर हम उसको 2 IV लाइन डाल के रखेंगे तो एक से हम फ्लूइड दे सकते हैं और दूसरी लाइन से जो हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको इजीली सारी प्रॉब्लम्स और ड्रग्स वगैरह जो है आसानी से दे सकते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक लाइन हम डालेंगे तो उससे हम ड्रग्स नहीं दे सकते, फिर फ्लूइड लगाएंगे तो उसमें थोड़े जो है कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलेंगे। अगर 2 हम IV लाइन डाल के रखते हैं तो एक से हम जो है फास्ट फ्लूइड दे सकते हैं और दूसरी से हम जो
कोई ड्रग्स हमको देनी है तो वो हम जो है दे सकते हैं। ए मॉडिफाइड ट्रेन एलन वॉक पोजीशन, पेशेंट को एलन वॉक पोजीशन में लेटाना है, यानी पेशेंट के जो पैर हैं वो हल्का सा ऊपर की तरफ करेंगे। रिकमेंडेड है हाइपोवोलेमिक शॉक में, यानी इसको हाइपोवोलेमिक शॉक में जो है रिकमेंडेड करते हैं। पेशेंट के जो पैर हैं हल्का सा जो है ऊपर की तरफ ऊंचा कर देंगे। फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन की में हम अगर समझें तो क्रिस्टलॉइड्स दे सकते हैं, कॉलॉइड्स दे सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं करता है तो फिर हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। क्रिस्टलॉइड को अगर समझें तो क्रिस्टलॉइड एक मिक्सचर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसमें हम फ्लूइड और जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होता है जिसमें रिंगल लैक्टेट और सोडियम क्लोराइड जैसे सॉल्यूशंस आते हैं। कॉलॉइड्स की बात करें तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन सॉल्यूशन होता है, इसमें 5% एल्बुमिन सॉल्यूशंस और बीटा स्टार्च एंड 6% डेक्स्ट्रान एंड हेटा स्टार्च जैसे सॉल्यूशंस आते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो ब्लड वॉल्यूम लॉस मोर देन 20%, अगर बॉडी का 20% से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है तो पेशेंट को PRBC, प्लेटलेट्स और FFP हम जो है ट्रांसफ्यूज करते हैं। इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, और फिर जो है अगर इसके बाद भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है तो हम बेजो कॉन्स्ट्रिक्टॉर देंगे, यानी आइनोट्रॉप्स देंगे। बेजो कॉन्स्ट्रिक्टॉर्स यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाले जो मेडिसन्स हैं, हार्ट रेट को बढ़ाने वाले जो ड्रग्स हैं, जैसे आइनोट्रॉप्स, डोपामिन, डोबुटामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जैसे ड्रग्स देंगे जो एट्रियल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, वेनस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, कार्डियक प्रीलोड को बढ़ा देंगे और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे, यानी हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। पेशेंट का जो है हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा देंगे और पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, जैसे कि डोपामाइन, डोबुटामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे ड्रग्स इसमें आइनोट्रॉप जैसे आते हैं इसमें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जिस किसी को भी इसके नोट्स चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है सुमित NICU लर्निंग है, ज्वाइन कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।